नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर है। इससे जस्ट पहली वाली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारी फाइनल गुड्स होती क्या है। ठीक है, अब जिस तरीके से फाइनल गुड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछी जाती हैं, ये इंटरमीडिएट गुड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी 100% पूछी जाती है। और पूछने के इसके दो तरीके हैं, या तो वो पूछ लेगा आपके एग्जाम्पल के तौर पर कि लाइक मिल्क परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप, ठीक है, या फिर वो उससे पूछ लेगा सीधा सीधा कि इंटरमीडिएट गुड्स एक्चुअल में होती क्या। तो व्हाट आर द इंटरमीडिएट गुड्स, इस तरीके से दो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब संदीप गर्ग सर की बुक है, 2023 एडिशन है। अब जैसे हमने इनके नोट्स बनाए हैं, ऊपर वालों के नोट्स आर अवेलेबल, ये रहे हैंडमेड नोट्स हैं सारे हमारे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को किसके बनाने हैं, अब बनाने हमें किसके, अपने, ये देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाके देख सकते हैं। ये रहा फाइनल गुड्स क्या होती है, ये यहाँ से शुरू करा हमने, पूरा कंजम्पशन बेस पूरा 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 इस तरीके से निपटाया। तो बस आप हमारे साथ बने रहो और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इंटरमीडिएट गुड्स एक्चुअल में हैं क्या। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक उठा लो, नहीं तो फिर नोट जिंदाबाद, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ, आपकी फेयर कॉपी भी यहीं बैठे बैठे हम लोग तैयार करवा देंगे। तो क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द इंटरमीडिएट गुड्स। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, चलो डिस्कस करते हूँ व्हाट इज दिस। तो इसके ऊपर अगर इसके डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो डेफिनेशन में भी एक से दो की पॉइंट इसके 100% आपको मिलने वाले हैं। वो क्या क्या होंगे आप चेक करो। ये कहता है कि रेफर्स टू दोज गुड्स, ये उन गुड्स की बात कर रहा है, रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड either फॉर, अब आप मेरी बात सुनना, आइदर फॉर, बड़ा ही कैड़ा शब्द है, रीसेल, इसलिए राइट से दिखा दिया। ठीक है, और फॉर व्हाट, फर्दर प्रोडक्शन। क्या बोलता है वो, फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, और यूज्ड, ठीक है, एज व्हाट, रॉ, और यूज एट व्हाट, किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग उसको, यूज एज रॉ मटेरियल, कच्चे माल के तौर पे। अब आप इसको लिख लो, उसके बाद मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। इन द सेम ईयर, ये भी बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है, नहीं तो इसका नेचर बदल जाता है। तो ये कहता है कि इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जिनको आप खरीदते हो या तो दोबारा बेचने के लिए। तो जितने भी आपके घरों के आसपास के दुकानदार लोग होते हैं, ये सब क्या करते हैं, उनके पास जितने भी गुड्स होते हैं उनको इंटरमीडिएट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक दुकानदार अगर एक चीनी का कट्टा खरीद के ला रहा है तो उस चीनी के कट्टे को अपनी दुकान में रखेगा और वापस से उसको रीसेल करके प्रॉफिट कमाएगा, पैसा कमाएगा। लेकिन अगर वही चीनी का कट्टा वो ला रहा है अपने घर के अंदर फॉर हाउस होल्ड, तो वो उसको कंजम्पशन में गिनेगा, तब वो फाइनल में काउंट हो जाएगा। और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स के माध्यम से आप फर्दर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि आप एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें, इस वाले फर्दर प्रोडक्शन में और जो हमारी कैपिटल गुड्स का फर्दर प्रोडक्शन था उसमें ना फ़र्क होता है। ठीक है, इसमें और उसमें फ़र्क होता है। अब ये फ़र्क होता कैसे, तो पहले मैं आपको वही बताऊंगा। भाई फ़र्क अभी जानने को मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ध्यान रखना कि ये फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है और इसको आप एक तरह के कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हो। और जिसने शब्द बोला ना सेम ईयर, ये बहुत प्यारी बात है। अगर आप अपने सामान को रीसेल सेम ईयर में नहीं कर पाए, उसका फर्दर प्रोडक्शन सेम ईयर में नहीं कर पाए, तो वो जो सामान आपने खरीदा जिसको आप इंटरमीडिएट बोल रहे हो वो कैपिटल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेस्टमेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तब आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में देखते हो कि यार इस साल इतना माल नहीं बिका, तो वो अगले साल के लिए किस में काउंट हो जाएगा, आपके कैपिटल गुड्स के अंदर। ठीक है, चलो, तो ये तो बात रही सिर्फ इसकी डेफिनेशन के प्रोस्पेक्टस से। अभी जब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लोगे तो आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ से तो परेशान होना मत कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, हमें तो समझ में आया नहीं। अब वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेगा, जैसे हमने डिस्कस करे थे इससे जस्ट पहले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब वो पॉइंट्स हैं कौन कौन से। सबसे पहले ये कहता है दे आर जनरली परचेज्ड, दे आर जनरली
परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन, मतलब क्या है, मतलब क्या है? तो जे आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। मतलब क्या है इसका? यहाँ आमतौर पर ये चीज़ देखी जाती है यहाँ पे आमतौर पर ये चीज़ देखी जाती है कि भैया यहाँ जो एक प्रोडक्शन वाला व्यक्ति है वो दूसरे प्रोडक्शन वाले व्यक्ति से सामान खरीदता है ताकि वो उसको क्या कर सके। इसका रीज़न क्या होता है? इसका आमतौर पर रीज़न होता है रीसेल, ताकि वो क्या कर सके, उसको रीसेल कर सके। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो उस प्रोडक्ट को रीसेल कर सके, इसीलिए ज़्यादातर केसेस में जो यहाँ पे है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से माल खरीदता है और उसको मार्केट में फिर बेचता है। ठीक है, अगर बात करें इनको बोला जाता है, ध्यान से सुनना, दे रिमेन, जब आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हो तो उसके लिए बोला जाता है दे रिमेन विद इन, ठीक है, द, बात सुनो आप मेरी, प्रोडक्शन बाउंड्री। अब ये चीज़ क्या है, ये अभी आपको जानने को मिलेगा अच्छा खासा कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है, वो अभी आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, जब आप किसी चीज़ को कच्चे माल से बिल्कुल मार्केट में बेचने वाले माल तक कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को ही आमतौर पर प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा उस प्रोडक्शन बाउंड्री के दायरे में रहते हैं, वो उसके दायरे को पार नहीं कर पाते। आगे अगर बात करें तो कहता है कि ऑल परचेजेस, अगर आप कुछ भी खरीदते हो, जैसे अभी हमने कहा था कि आमतौर पर इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर लोग क्या करते हैं, ये परचेज वाली बात कही थी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे परचेज इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो कहता है कि ऑल परचेजेस आर नॉट इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट परचेजेस। इस बात का भी खास तौर पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर प्रकार की खरीदी हुई चीज़ आपके लिए इंटरमीडिएट है, वो अलग तरीके से आप उसको देखेंगे तो वो कुछ और निकल जाएगा। उसके बाद एक चीज़ कही जाती है कि ये कभी भी दे आर नॉट रेडी, ये कभी भी तैयार नहीं होते, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र्स। जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं ये कभी भी उनके द्वारा, मतलब ये कभी तैयार ही नहीं होती, ये हमेशा ना, मतलब इनका काम में थोड़ा सा बीच में पड़ा रहता है कि भाई थोड़ा सा और अभी इसमें काम बाकी है, इसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कभी भी दे आर नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स। वही बात वो बार बार बोल रहा है कि आप इसको फाइनल यूज़र्स के द्वारा इस्तेमाल में नहीं ले सकते क्योंकि ये अभी कंप्लीट रेडी है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ये कहा जाता है, अभी फर्दर प्रोडक्शन वाली बात में काम आता है, अभी जब एग्जांपल दूंगा तब आप समझेंगे, एग्जांपल देंगे भी। तो यहाँ कहा जाता है कि देयर कह रहा हूँ, दे आर हटा देना, ठीक है, दे लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। देखो आप एग्जांपल लो, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग मैदा का, इट्स मैदा। ठीक है, आपको इस मैदे से बनाने हैं समोसे, सही है, समोसा। ठीक है, तो मैदा जो है वो एक तरह का क्या है, मैदा की अगर मैं कॉमन बात करूँ तो मैदा है आपका रॉ मटेरियल, मैदा आपका क्या है, रॉ मटेरियल है। और समोसा क्या है, वो आपका फाइनल है जिसको कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो जो कंज्यूमर है समोसे की अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर खा सकता है। अब आप खुद सोचो भाई, सकता गलत लिख दिएगा, सर का लिख दिया, खा सकता है। आप एक छोटी सी बात समझना, मैदा तो वो खा नहीं सकता, लेकिन समोसा खा सकता है। अब क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल किया था कि इसको एज ए रॉ मटेरियल भी ट्रीट किया जाता है, जब आप मैदा को फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो, मैदा जो रॉ मटेरियल जनरली वो फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है, जब मैदा को इस्तेमाल कर रहे हो जनरली समोसा बनाने में, तो जब वो समोसा बन के तैयार हुआ तो समोसा हो गया, उसमें मैदा का कोई भी नाम इंक्लूड नहीं रहा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, आप मिल्क लो,
और इस मिल्क से ना मिठाई बना लो, मिठाई। तो मिल्क को मिठाई में कन्वर्ट करने के लिए जो एक हमारा हलवाई होता है वो क्या करता है, पहले दूध को जलाता है, जलाता रहेगा जलाता रहेगा जलाता रहेगा, उस मिल्क को कन्वर्ट कर देगा वो खोए में, और फिर उस खोए के साथ चीज़ें मिलाने के बाद वो क्या तैयार करता है, मिठाई तैयार करता है। तो मिल्क जब मिठाई में कन्वर्ट होगा तो आपको उसमें दूध की छवि कहीं दिखाई नहीं देगी। ऐसा तो है नहीं कि दूध की ऐसी पतली मिठाई बनती है जैसा पानी होता है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो जब आप इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं, जब आप इनको फर्दर प्रोडक्शन में डालते हो या फिर आप इनको एज ए रॉ मटेरियल ट्रीट करते हो, तब ये अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स है उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो अपनी पहचान हमेशा उन उनकी पहचान हमेशा बनी रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर वो एक बड़ी प्यारी बात कहता है, बड़ी प्यारी बात वो कहता है कि वैल्यू जो होती है इसकी, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स is merged with the वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। मतलब क्या है इस बात का, मैं इस बात का मतलब बताऊंगा। देखो, जब आप प्रोडक्शन बाउंड्री के बारे में डिटेल में जानोगे तब आपको पता चलेगा कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स के साथ इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको अलग से जोड़ के दिखाओगे, नहीं। जब आप प्रोडक्शन बाउंड्री के प्रोसेस को समझोगे तब आपको समझ में क्लियर आ जाएगा कि यार इंटरमीडिएट गुड्स की जो कीमत है ना वो फाइनल गुड्स में अपने आप इंक्लूड हो जाती है। बात में इसीलिए इसके लिए कहा जाता है कि आप इसको इंक्लूड नहीं करते, नॉट इंक्लूड, ये नॉट इंक्लूडेड इन व्हाट, नेशनल इनकम। आप इसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते। अगर आप इसको नेशनल इनकम में जोड़ते हो तब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम का सामना पड़ सकता है, डबल काउंटिंग। किसका सामना करना पड़ सकता है, डबल काउंटिंग का। ठीक है, और डबल काउंटिंग पे भी क्वेश्चन बन रखा है, प्रोडक्शन बाउंड्री पे भी क्वेश्चन बन रखा है, इंटरमीडिएट गुड्स पे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। सही है, इसीलिए तो डबल काउंटिंग, क्योंकि उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, अगर आप उसको जोड़ते हो तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसको अभी हम जस्ट जानेंगे कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और कही जाती है, ये बात मैं थोड़ा ब्लैक पेन से अगर आपको लिख के दूँ तो ये कहता है कि जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, अगर आपने फाइनल गुड्स के बारे में जाना है तो फाइनल गुड्स दो प्रकार की हैं, एक तो जो कंज्यूम करने के काम में आती हैं और दूसरा जो इन्वेस्ट के। तो उस कंज्यूम वाली में कुछ ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जिनको बार बार इस्तेमाल करते हो। तो जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स, इसलिए मैंने उसको ब्लैक से दिखाया, कौन कौन सी, लाइक ट्रक। आप ट्रक की बात कर लो, आप ट्रकों को बार बार इस्तेमाल करते हो, रोज़ चलाते हो। किसी प्रकार का एयरक्राफ्ट हो गया, कोई हवाई जहाज टाइप का, कोई व्हीकल हो गया। सही है, व्हीकल, इस प्रकार की कोई भी चीज़ अगर आपको दिखाई देती है परचेज्ड बाय गवर्नमेंट, अगर उनको हमारी भारत सरकार खरीदती है, परचेज्ड बाय गवर्नमेंट, वो भी किस लिए, फॉर मिलिट्री पर्पस। अगर आप उसको मिलिट्री पर्पस के लिए खरीदते हो, ठीक है, फॉर मिलिट्री पर्पस, तो देखो ये सारी चीज़ें ऐसे जो हमारी जो मिलिट्री है उसको लगातार यूज़ करती है, डेली बेस पे यूज़ करती है, आप इनको इंक्लूड करोगे ऐसे केस में, आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तब आप उनको कंजम्पशन गुड्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, उनको कंजम्पशन गुड्स में काउंट आप उनको जनरली नहीं करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ऐसा क्यों, बिकॉज इसका आप रीज़न लिख सकते हो, और रीज़न का 1 नंबर होता है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 1 नंबर के लिए कोई बुरा नहीं है। बिकॉज ऑफ डिफेंस पर्पस, नॉट फॉर रीसेल। आप उनको डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, रीसेल पर्पस के लिए नहीं। ये इसका एक बेसिक रीज़न है। ठीक है, और ये रीज़न आपको टनाटन 1 नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करा देगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आमतौर पर बन जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हुई इंटरमीडिएट गुड्स की। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके साथ ले सकता हूँ, ठीक है, अभी आपको आगे जानने को मिलेगा। एग्जांपल मान के चलिए मैंने एक मिल्क का लिया,
ले लिया मिल्क का, ठीक है। कि सर मिल्क का एग्जाम्पल तो अभी आपने घर में भी लिया था। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, किसी भी चीज़ का यूज़ आपको बताता है, किसी भी चीज़ का यूज़, ठीक है, कि वो गुड्स किस प्रकार की होती है। मैं मिल्क के प्रोस्पेक्टस से बात करता हूँ। अगर आप मिल्क को घर के अंदर खरीदते हो, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर खरीदते हो, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर, तब ये हाउस होल्ड के लिए खरीद लो, ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जो सब में सूटेबल हो जाए, ठीक है। वेट 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 वेट, हाँ चलो इसी को लेते हैं पहले। आपने हाउस होल्ड सेक्टर के लिए खरीदा, तब वो काउंट होगा आपकी फाइनल गुड्स के अंदर, तो वो किस में काउंट होगा? आपकी फाइनल गुड्स के अंदर। लेकिन अगर आप उसको करते हो रीसेल के लिए, तब वो काउंट होगा आपकी इंटरमीडिएट के अंदर। मतलब क्या है इसका? किसी भी चीज़ का यूज़ आपको बताएगा कि वो फाइनल है या फिर आपका इंटरमीडिएट है। अगर आप इसमें भी क्वेश्चन उठा सकते हो, तो आपने कार की बात करो, कार की, आपने कार खरीदी, अगर आपने वो कार रीसेल पर्पस के लिए खरीदी है, तो वो कहलाएगी आपकी इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर आपने अपने घर के लिए खरीदी है फॉर हाउस, तब वो कहलाएगी आपकी कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन बेस्ड गुड्स, सही है। और अगर आपने उसको ख़रीदा है फॉर टैक्सी पर्पस के लिए, तब वो आपका इन्वेस्टमेंट नेचर में देखा जाएगा, यानी कि कैपिटल गुड्स की वो बात करेगा। और ये दोनों क्या होती हैं? आपकी फाइनल गुड्स होती हैं, ठीक है। तो मैं इसके एक कंक्लूजन में एक बात लिखना चाहूँगा, इसके जस्ट अगले पन्ने पर। कंक्लूजन बड़ा प्यारा है। कंक्लूजन क्या होता है? पेंसिल से लिखूँगा, इधर आ जाओ भाई साहब। कंक्लूजन ये है मेरे भाई कि आप ऐसे लिख सकते हो, किसी भी आप मत लिखना, आपको समझाने के लिए, किसी भी गुड्स का यूज़ डिसाइड करेगा कि वो क्या है, कि वह गुड फाइनल है, फाइनल गुड है। और फाइनल में दो प्रकार हो सकते हैं, कंजम्पशन और कैपिटल, ठीक है, या इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो कोई सी चीज़, कोई भी कुछ भी हो सकता है, बस आपको डिसाइड करके, मतलब पहले आप उसका यूज़ चेक करेंगे, और यूज़ चेक करने के बाद आप उनको बताएंगे कि भैया ये इस प्रकार की गुड्स हो सकती है, आप किसी भी चीज़ का यूज़ बताइए। उन्होंने कोई भी हमें एग्जांपल दिया, ठीक है, तो आप किसी भी एग्जांपल को पहले उसके यूज़ से डिसाइड कराएंगे कि वो फाइनल है या फिर वो क्या है, कंजम्पशन है। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में बच्चा परेशान अक्सर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमें इसके दो टॉपिक जो भी हमने पीछे लिखा था, कि एक आपकी प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है, हमें इसको जानना है। पहले डेफिनेशन वाइज जानेंगे और फिर जानेंगे एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से। पर ये प्रोडक्शन बाउंड्री आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ने को आराम से मिलेगी ज़रूर, ठीक है। बट फिर भी जो आपका पेज नंबर 2.6 है, पेज नंबर 2.6 है, उस पर प्रोडक्शन बाउंड्री को फॉर एग्जाम्पल दे भी रखा है। तो डिस्कस करते हैं क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं डिफाइन करूँगा एक सॉल्यूशन के तौर पे। तो इसके लिए वो कहता है कि इज़ द, आप इसको पहले नोट कर लो, तब आप इसको समझ जाओगे बड़े आराम से, ठीक है। इसके लिए क्या कहता है? वो कहता है कि इज़ द इमेजिनरी, क्या? यस, काल्पनिक, ठीक है, इमेजिनरी लाइन अराउंड द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो इसको लिख लो आप, फिर मैं बता दूंगा क्या कहता है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, बुक में अब जो एग्जांपल मैं आपकी बुक के दूंगा, विच क्रॉस, ठीक है, दिस लाइन आर कंसिडर्ड क्या 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 कंसिडर करती है एज फाइनल गुड्स। पहली बात तो उसने ये कहा कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, और जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इस लाइन को क्रॉस कर जाती हैं वो क्या बन जाती हैं? आपकी फाइनल गुड्स बन जाती हैं।
अगर गुड उस लाइन के अंदर है विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, जो मैं ये इंग्लिश पढ़ते हैं ना उसी बात को जो हमने हिंदी में बोला था ना उसी बात को इंग्लिश में कटवा रहे हैं और कुछ नहीं है। प्रोडक्शन बाउंड्री ठीक है, आर ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, विच नीड, ठीक है, वैल्यू एडिशन। बड़ी प्यारी बात है। अब क्या मतलब है इस बात का? अब मेरी बात सुनो भाई। वो कह रहा है कि जब पहली बात तो एक इमेजिनरी लाइन होती है और कुछ नहीं है। अगर आपका कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इस इमेजिनरी लाइन को पार कर गया, क्रॉस दिस लाइन, तो वो क्या बन जाएगा? फाइनल। और अगर उसके अंदर रहा तो वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। और अगर वो इंटरमीडिएट गुड्स है तो आपको उसमें थोड़ा बहुत और पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपको मैं एक सूटेबल एग्जांपल के माध्यम से उसको समझाना चाहूँगा कि एक सही एग्जांपल इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये एग्जांपल आपकी बुक का ही है। तो उसने कह रखा कि मान के चलो आपके पास एक फार्मर है, फार्मर ए, ठीक है, और ये व्यक्ति प्रोड्यूस करता है अपने खेतों में, क्या प्रोड्यूस करता है? कॉटन। और कितने रुपए की कॉटन है? उसकी कीमत है मान के चलिए 2000 रुपये, ठीक है। तो फार्मर ए ने प्रोड्यूस करी कॉटन जिसकी कीमत है 2000 पर वो क्या कर देता? सेल कर देता है, सेल इट टू बी। तो फार्मर ए ने अपने खेतों में अपनी कॉटन को प्रोड्यूस करा और उसने वो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल, इसको किस तरीके से ट्रीट करोगे आप? फिलहाल अभी इसको आप ट्रीट करोगे फिलहाल एज अ रॉ मटेरियल, कच्चा माल है ना, बिल्कुल खेतों से निकला हुआ। वो आप किसको भेज दिया? आपने बी को भेज दिया। सेकंड फेज में हम चले जाते हैं। बी ने क्या किया उसके साथ? बी ने उसमें काम करा, बी प्रोड्यूस्ड थ्रेड। बी ने उस कॉटन से उसका क्या बना दिया? धागा बना दिया। और कीमत 3000 रुपये में उसने किसको भेज दिया? एंड सेल इट टू सी। उसने फिर किसको भेज दिया? सी को भेज दिया। तो ए ने प्रोड्यूस करा एज अ रॉ मटेरियल, उसने बी को बेचा, बी ने उसको किस में कन्वर्ट करा? थ्रेड में कन्वर्ट करा और किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। अब सी क्या कर रहा है? सी प्रोड्यूस कर रहा है, सी प्रोड्यूस्ड क्या? कपड़े, ठीक है। और उनकी कीमत कितनी है? तकरीबन 4500 रुपये। देख रहे हो, ब्रांडेड कपड़ों की बात चल रही है। एंड सेल्स इट टू सीधा कौन? कंज्यूमर, या कंज्यूमर्स लिखना चाहिए। तो जब तक लाइन आ जा भाई, तू ही आ जा पहले, इसको मैं लाइन से दिखा दे रहा हूँ। जब तक वो इस दायरे में है, जब तक वो कपड़े बन के तैयार नहीं हो जाते, तब तक तो आप बात कर रहे हो किसकी? प्रोडक्शन बाउंड्री की, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके क्या बन के तैयार हुए? कपड़े। ये जो कपड़े हैं, जो क्लॉथ हैं आपके, ठीक है, पहले इसको मैं ढक दूँ। ढकने से बाउंड्री तैयार हो जाएगी, ये होगी सब बाउंड्री तैयार, बढ़िया। ये होगी बाउंड्री तैयार, ठीक है। अब क्या होगा? जो यहाँ से इसके बाद अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो जो फाइनल गुड्स एक्चुअल में है, फाइनल गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हैं? कपड़े। और वो कपड़े एक्चुअल में यूज़ कौन करेगा? क्लॉथ्स। अरे यार माफ़ करना, ये जो कपड़े हैं आपके, ये आपकी क्या है? फाइनल गुड्स हैं। और इन कपड़ों को कौन इस्तेमाल करेगा? कंज्यूम बाई कंज्यूमर्स। तो जब तक वो कपड़े बन के तैयार नहीं हो जाते, तब तक वो उस दायरे में जब तक वो रहेगी, सही है। और आपको मैंने एक बात और कही थी यहाँ पे कि वो जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स की जो कीमत है वो आपकी किस में? और फाइनल गुड्स में जुड़ जाते हैं। अब आप एक बार बात सुनना, मैं कपड़े की कीमत को तोड़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। 2000 रुपये का तो माल पड़ा था किस में? हमारे फार्मर ए के द्वारा। उसके बाद जब बी ने सी को बेचा तो कितने में बेचा था? 3000 में। तो आप खुद सोचो कि 3000 में उसने 2000 अपनी जेब से भी तो लगाए थे, तो एक्स्ट्रा उसने कितना कमाया? सिर्फ 1000 रुपये। और
3,000 में खरीदा था सी ने, अब वो उनको कपड़ों बना के कितने में बेच रहा है, 4500 में, तो उसने कितना वैल्यू ऐड करा, 1500 रुपये। तो आप फ्यूचर में पढ़ोगे कि इन्हीं को वैल्यू एडिड कहा जाता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है जनरली, वैल्यू एड, कि भाई सिर्फ ए ने इतना वैल्यू ऐड करा, बी ने इतना वैल्यू ऐड करा, सी ने इतना वैल्यू ऐड करा, तब जाके जो बना 4500 रुपये वो फाइनल गुड्स की कीमत बनी। और उसी फाइनल गुड्स की कीमत को आप कहाँ जोड़ देते हो, टोटल को, नेशनल इनकम के अंदर। ये बड़ी प्यारी बात यहाँ पर रही, ठीक है। अब एक लास्ट इसमें छोटी सी बात और है, बड़ी प्यारी सी वो बात रहेगी। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया आपको यहाँ पे एक चीज़ और जान लेनी चाहिए, डबल कोइंसिडेंस। वो कोइंसिडेंस को काउंटिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकता है कभी कभी, कि डबल काउंटिंग वो ऐसे दिखा देगा कि अरे यार डबल काउंटिंग होगी इसीलिए, ठीक है। देखो ये इंटरमीडिएट पूरा चलता, जब इकट्ठा हुआ तभी क्या बना, फाइनल बना। जब क्या हुआ, इकट्ठा हुआ तब जाके फाइनल बना, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, अगर आप इनको अलग अलग जोड़ते, 2000 अलग जोड़े, भाई 2000 इसने कमाए, 3000 इसने कमाए, 4500 इसने कमाए, तो इस हिसाब से 9500 रुपये हो गए, 2 3 5 4 9 9,500 रुपये हो गए। लेकिन एक्चुअल में कंज्यूमर कितना देगा, सिर्फ 4,500 रुपये देगा। तो अगर आप एक ही चीज़ को दो बार जोड़ोगे तो काम करेगा नहीं, इसीलिए डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम तैयार होती है। डबल कोइंसिडेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कहता है इट मेजरिंग का मतलब होता है जब आप कैलकुलेट करते हो द नेशनल इनकम। तो जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड। तो आप सिर्फ उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही बात को यहाँ पे इंक्लूड करोगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये वाली बात तो हमने यहाँ पे लिख दी, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है, ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। ये कहता है कि डबल काउंटिंग, व्हाट इज दिस, डबल काउंटिंग refers to what, counting of an output more than what, more than once while passing through, ये सब आपकी बुक से ही है, कुछ मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ भाई, ठीक है। पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। उसने इसी बात को बस इसी में कह दिया कि भैया जब आपका माल इंटरमीडिएट गुड से बनता फाइनल में कन्वर्ट होता है, वो अपने अलग अलग स्टेजेस में पहले ये, फिर ये, ठीक है। तो जनरली आप यही देख लो, 3 स्टेज हो गए। पहले उसने कॉटन प्रोड्यूस करा, कॉटन से थ्रेड प्रोड्यूस हुआ, थ्रेड से क्या प्रोड्यूस हुआ, क्लॉथ्स का प्रोड्यूस हुए। तो कहता है कि रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस। जब आप एक ही चीज़ की कीमत को एक से ज़्यादा बार जोड़ लेते हो तब आपकी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम काउंट होती है। और मैंने बता भी दिया, बच्चे जो आमतौर पर क्या करते हैं कि सर 2000 यहाँ कमाए, 3000 यहाँ कमाए, 4500 यहाँ कमाए, तो सर जोड़ो ना, 2000 ए ने कमाए, ओ भाई 3000 इसने कमाए, ओ भाई 4500 इसने कमाए, कितने रुपये हो गए, 9,500 रुपये। भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। ए ने सिर्फ इतना वैल्यू एडिड करा, बी ने इतना करा और सी ने इतना करा, तब जाके 4500 बने। तो इसमें तो फिलहाल इतना ही। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या रहने वाला है, हमारे फॉर्मूलाज, ठीक है। फिलहाल इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।